नमस्ते दोस्तों। 10 जून की न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पीआईबी की 8 से 10 न्यूज़ को आज पिक किए हैं और आज काफ़ी सारी न्यूज़ थी, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि 2027 प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपना जो पैटर्न रहता है जिसमें न्यूज़ के साथ साथ प्रीलिम्स के फैक्ट्स प्लस मेंस से रिगार्डिंग क्या क्या लिखा जा सकता है, और लास्ट में जाकर के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंस के लिए अपन रखते हैं। ठीक है ना, तो इसी पैटर्न पर आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का लिंक दे रखा है, उसको जाकर के ज़रूर एक बार डाउनलोड कीजिएगा और जो भी कोर्सेज है ना उसको इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ थी जोजिला सुरंग परियोजना। किस मंत्रालय से रिलेटेड है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, न्यूज क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कारगिल जिले के मीनामर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार का जो मुख्य सुरंग है उसके ऐतिहासिक शुभारंभ का अवलोकन किया है। ठीक है ना, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम कनेक्टिविटी को सुरक्षित करेगी। अब देखिए, जोजिला दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर लगभग 11,575 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना, और ये मतलब हिमपात जब हो जाता था तो बहुत महीनों तक ये देश से कटा रहता था। तो 1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान इसका अत्यधिक रणनीतिक महत्व स्थापित हुआ, जिसके बाद से इस भूभाग को एक स्थायी ऑल वेदर टनल निर्माण की योजना के लिए सुरक्षित और विकास के दृष्टिकोण से इसको आवश्यक माना गया। ठीक है ना, अब प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स है कि पहली बात तो निर्माण कार्य सक्रिय रूप से प्रगति पर है। मुख्य रूप से ब्रेक थ्रू मिला है 2026 जून तक। ठीक है ना, तो निर्माण कार्य हो रहा है, रणनीतिक महत्व है, सामरिक महत्व है। ठीक है ना, जियोपॉलिटिकली ये ज्यादा मतलब काफी संवेदनशील क्षेत्र होता है। मंत्रालय कौन सा है? सड़क मार्ग एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, अब मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको ऑल वेदर बनाना है। ठीक है ना, सुरक्षित कनेक्टिविटी को प्रदान करना है। ठीक है, ओके, तो ये जानने योग्य बातें थी जिसको आप प्रीलिम्स में भी यूज कर सकते हैं और मेंस में भी कहीं ना कहीं जब सवाल बने तो इससे रिलेटेड अपन कुछ लिखने लायक स्थिति में हो सके। ठीक है ना, अब देखिए, जोजिला दर्रा ग्रेट हिमालय रेंज में स्थित है। ठीक है ना, महान हिमालय रेंज में, और सिंधु नदी प्रणाली और जास्कर श्रेणी की भौगोलिक स्थिति पर स्थित है। ठीक है, मेंस के लिए क्या क्या हो सकता है? देखिए, जोजिला जो दर्रा है ना उसकी रणनीतिक महत्व है, यानी कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के निकटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों, भारी जो सैन्य उपकरण है उसको पहुंचाने में, रसद को पहुंचाने में कम से कम एक सुरक्षित मार्ग के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। तो एक तो हो गया रणनीतिक महत्व। आर्थिक एकीकरण कैसे? कि शीतकाल में लद्दाख का क्षेत्र बाकी देश के हिस्सों से पूरी तरीके से कट जाता था, और जब ये सुरंग बनेगी तो कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, निरंतरता मिलेगी, है ना, और उनकी जो कीमतें हैं उसमें भी एक्स्ट्रा उछाल नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक महत्व। पर्यटन एवं रोजगार तो पता ही है, सोनमर्ग, कारगिल, लेह के बीच की यात्रा का लगभग ये 2 घंटे समय बचाकर, मतलब आपको समय भी कम लगेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं सुरक्षित परिवहन भी सुनिश्चित होगा। ठीक है ना, सोनमर्ग, कारगिल और लेह के बीच समय को 2 से ढाई घंटे तक ये घटा देगा। ठीक है, अब देखिए चुनौतियां कौन कौन सी है? अत्यधिक प्रतिकूल भूवैज्ञानिक स्थिति है ना, अत्यधिक ऊंचे हिमनद क्षेत्र है, भारी हिमपात होता है, हिमस्खलन होता है, और चट्टान खिसकने की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी देखी जाती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें चुनौतियों के स्तर पे देखी जा सकती है। अब वे फॉरवर्ड में देखिए, स्मार्ट अवसंरचना प्रबंधन होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना चाहिए। ठीक है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रियल टाइम स्लोप स्टेबलाइजेशन, सेंसरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना GS3 में, वहां आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, और कहीं ना कहीं जो हिमालय क्षेत्र है वो संवेदनशील स्थिति में बना रहता है, इको सेंसिटिव जोन है, तो इसका ध्यान रखने के लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण हितैषी इस विकास कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो पढ़ ही लिया है। ओके, ठीक है ना, इसको भारत के हितों की जो रक्षा करने वाले जो नीतियां हैं,
राजनीति का प्रभाव है, सीमावर्ती अवसंरचना एवं सुरक्षा वाला जो क्षेत्र है उसके साथ में जोड़ करके मेंस में आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, जीएस 3 में मैंने बता ही दिया। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेते हैं। जोजिला सुरंग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर बाल्टन और मीनामर्ग के बीच में 12 संपर्क आपको प्रदान कराता है। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, ये परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। गलत है, ये किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? NHIDCL। ठीक है, तो दूसरा हो गया गलत। तीसरा, ये वर्तमान में एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक यानी बाय डायरेक्शनल पर्वत सुरंगों में से एक है। ठीक है, तो सी हो गया सही। ठीक है ना, इस तरीके से देखना है। अब मुख्य परीक्षा का प्रश्न है कि हिमालय क्षेत्रों में 12 सीमावर्ती अवसंरचना का विकास केवल एक परिवहन परियोजना नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय आर्थिक समावेशन का एक अनिवार्य स्तंभ है। जो जिला सुरंग परियोजना के निवेश संदर्भ में आलोचनात्मक विवेचन करना है। ठीक है ना, विश्लेषण करना है। तो आपको इसको फ्रेम करना है। ठीक है, गूगल कर सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी कहीं से भी पूछो, लेकिन इसका आपको आंसर खुद से लिखना है। जब आप आंसर खुद से लिखोगे तभी सीखोगे। ठीक है, बाकी आंसर राइटिंग वाला जो प्रोग्राम है अपन ऐप पर चला ही रहे, तो उसको जाकर के अभी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेमिंग आपके सामने दे रखी है, आप इसको एक बार देखना कि किस तरीके से फ्रेमिंग की जा सकती है, फिर अपना आंसर लिखना, या फिर आपका आंसर लिखने के बाद में भी इसको आप देख सकते हो। ठीक है ना, ओके। ठीक है, ये मेंस 2024 का क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। ठीक है ना, ओके। दूसरा है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय LPMS, ये किससे रिलेटेड है? पहली बात तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अब भारत की विशाल स्थलीय सीमाएं, ठीक है ना, और कम से कम 7 देशों से ये मिलती है। ठीक है, ये पारंपरिक रूप से सीमा चौकियों पर एकाधिक सुरक्षा सीमा शुल्क एजेंसियों के रूप में समन्वय की कमी, ठीक है ना, भारी कागजी कार्रवाई इत्यादि देखी जा सकती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि भाई कागजी कार्रवाई इतनी हो जाती है कि व्यापार सही से अपन कर ही नहीं पाते। ठीक है ना, तो ये न्यूज जो है ना उसी से रिलेटेड है। देखिए पहली बात तो 9 जून 1926 को इसको आधिकारिक रूप से इसकी उद्घाटना हुई है, मंत्रालय गृह मंत्रालय। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका कि 90% से अधिक जो कागजी प्रक्रिया है ना उसको समाप्त करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो स्थापित करना और कार्गो प्रोसेसिंग समय में 40 से 60% की कमी लानी है। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यापार सुगमता की तरफ बढ़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना, ओके। अब वर्तमान में भारत में 15 लैंड पोर्ट संचालित है और अगले 30 वर्षों में 11 और लैंड पोर्ट विकसित करने की मतलब परियोजना है। देखिए एक तो होता है सी पोर्ट, ठीक है, लैंड पोर्ट मतलब उसका सी से कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है ना, जैसे ये भारत है तो यहाँ पर तो मान लीजिए सी पोर्ट्स है, तो यहाँ पे कोई लैंड पोर्ट हो गया। ठीक है ना, जो इनके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, समझ में आएगा इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो ये कुछ जो चेक पोस्ट है उनके नाम है, जो लैंड पोर्ट्स है, पेट्रापोल, अटारी वाघा, रक्सोल, वीरगंज, सुतारकंदी, टोकी, मोरे। ठीक है ना, तो ये सारे इंडिया के लैंड पोर्ट्स हैं। ओके, अब देखिए मेंस के लिए इसका क्या यूज किया जा सकता है? स्मार्ट बॉर्डर विजन, ठीक है, सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना, है ना, सुरक्षा के पहले कवच के रूप में इसको मतलब लागू किया जाना। ठीक है, जिसमें व्यापार को गति दी जाने भी शामिल होती है। लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना, ठीक है, सीमावर्ती जो एजेंसियां है उनके बीच में समन्वय को बढ़ाना, लॉजिस्टिक की लागत को कम करना। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, स्थानीय अर्थव्यवस्था पलायन को रोकना, सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनके ढांचे को, उनके उनके जो बुनियादी ढांचे है उसको सुदृढ़ करना, रोजगार को सृजित करना, सीमांत क्षेत्रों में पलायन में कमी लाना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लैंड पोर्ट्स जो है ना इनकी मुख्यतः इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, चुनौतियों के स्तर पर आप क्या देख सकते हो बताइए। ठीक है, चुनौतियों में एट द एंड आपको यही बताना है कि जो अंतर एजेंसी जो डेटा का जो वितरण है या फिर डेटा में जो मध्यस्थता होती है, ठीक है ना, इसकी कमी है कहीं ना कहीं। ठीक है, इंटर ऑपरेटेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, तकनीकी विकास में कमी है, साइबर सुरक्षा
से रिलेटेड जो खतरे हैं वो देखे जा सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में इंडिया को पड़ोसी देशों के साथ में डिजिटल सिंक्रोनाइजेशन करके व्यापार को सुगम बनाना है, और कहीं ना कहीं विनिमय जो प्रणाली है ना उसको जो साथी जो राष्ट्र है इंडिया के, इनके साथ साथ इनको जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। ओके। GS2 GS3 के इन टॉपिक्स के साथ में इस जो न्यूज है ना इसको जोड़ करके लिखा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा विनिमय पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लैंड पोर्ट्स पर एकीकृत एवं कागज मुक्त सीमा व्यापार की प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको न्यूज को करना है कवर। ठीक है ना। मेंस के लिए देखिए, आधुनिक युग में प्रभावी सीमा प्रबंधन केवल भौतिक बाड़ लगाने तक की सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए स्मार्ट बॉर्डर्स दृष्टिकोण के तहत सुरक्षा एवं व्यापार को अधिक सुगम बनाया जा सकता है एवं संतुलित व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में हाल ही में लॉन्च किए गए लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है ना, आ रहा समझ में किस तरीके से पढ़ना है? ठीक है, अब देखिए ये फ्रेमिंग है, इसको आप खुद से समझोगे और लिखने की कोशिश करोगे। आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी एट द एंड। ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। आपको कोई आंसर लिखवा देगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे ना तब तक कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरी न्यूज थी, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 एवं उसके कार्यान्वयन की रणनीति बनाई गई। ठीक है, तो अब देखिए इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको समझ लेते थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अब इसकी हिस्टोरिकल थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। सहकारिता आंदोलन है ना 1904 के सहकारी साख समिति अधिनियम से प्रारंभ होता है। स्वतंत्रता के पश्चात 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत सहकारिता को एक मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी में शामिल किया गया है ना, और इसे DPSP में भी आर्टिकल 43 सब क्लॉज बी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है ना। 2021 में सहकार से संवर्धित विजन को अपनाया गया सरकार द्वारा, और कहीं ना कहीं सहकारिता मंत्रालय को भी गठित किया। ठीक है ना, तो ये सहकारिता से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया का। ठीक है, अब देखिए अब आगे देखिए, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के कुछ फैक्ट्स है जिसको आपको जानने चाहिए। देखिए क्या क्या है, देखिए बाकी तो अपने पढ़ ही लिया है। वर्ष 2025 तक, वर्ष 2035 तक सहकारिता सदस्यता को 50 करोड़ तक पहुंचाना है। ठीक है, प्राथमिक जो कृषि ऋण समिति है ना पैक्स, उनको कंप्यूटराइज करना है पूरा, राष्ट्रीय डेटाबेस से इसको जोड़ना है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को स्थापित करना है ना, ये चीजें। ठीक है, और ये बताइए। ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ओके, ठीक है, ये फैक्ट्स देखिए। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भाग 9B के अंतर्गत आर्टिकल 243 ZH से लेकर के ZT तक शामिल है। ठीक है, और आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में सब क्लॉज 19 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज C। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें अंतर्गत शामिल की जा सकती है। ठीक है, मेंस के लिए वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करना है ना, और कहीं ना कहीं पारदर्शिता और व्यावसायिक जो प्रबंधन है उसको सुदृढ़ बनाना है, समावेशी समृद्धि की तरफ आपको बढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप मेंस में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चुनौतियां पता है आपको, क्षेत्रीय असंतुलन है ना, सहकारिता आंदोलन केवल कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही फैला फूला, जबकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों से इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, डिजिटल साक्षरता की कमी है ग्रामीण स्तरों पर, और वे फॉरवर्ड में आपको बताना है कि समग्र शासन दृष्टिकोण अपनाना है। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के जो निकाय है ना वो सभी मिलकर ही समन्वय स्थापित करके ही इस चीज को लागू कर सकती है सही तरीके से। कौशल विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कितने सही है? ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य 2035 तक सहकारी सदस्यता को बढ़ाकर के 50 करोड़ तक पहुंचाना है, पहला सही है। दूसरा क्या, नीति के कार्यान्वयन हेतु त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया है जो कि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा, दूसरा भी सही है। भारतीय संविधान के भाग 9A
के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो तीसरा हो जाएगा गलत, ठीक है ना, 9B है, ठीक है, तीसरा गलत है, तो केवल ए सही हो जाएगा, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 सहकार से संवर्धी के विजन को साकार करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करती है, और परंतु इसका वास्तविक लाभ राज्यों के सक्रिय विधायी और प्रशासनिक सहयोग पर निर्भर करता है, कि अगर राज्य अपने स्तर पर सहयोग नहीं करेंगे ना, तो यह नीति कभी सफल नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये राज्यों की सक्रिय भागीदारी और प्रशासनिक सहयोग पर भी डिपेंड होती है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से फ्रेमिंग करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, आंसर राइटिंग का भी अपना प्रोग्राम चल रहा है ऐप पर, उसको जाकर के आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। इसमें अपन लास्ट 5 साल के पूरे PYQs प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे, और जिसको आपको इवेल्युएट करके प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, ये 2 दिन पहले भी आई थी, लगातार न्यूज में है ये, ठीक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इससे संबंधित मंत्रालय है, ठीक है ना। अब ये योजना है क्या? 9 जून 2016 को इसको लागू किया गया था, और इसको 10 वर्ष पूरे हो गए। मंत्रालय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना। और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है ना, कि जो मातृत्व मृत्यु दर है इसको कम करना है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है, प्रसव पूर्व जो देखभाल है ना इसकी कवरेज को बढ़ाना है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को भी कहीं ना कहीं घटाना है, ठीक है। तो ये सारे प्रीलिम्स के फैक्ट्स है, ठीक है। ओके, मेंस में देखिए, मातृत्व मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट को आप डिनोट कर सकते हो, जो कि ये डेटा दे रखा है, डेटा आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये सारा डेटा आपको इसके नोट्स बना लेने, है ना। इसमें एनीमिया, उच्च रक्तचाप, गर्भकालीन जो मधुमेह है, और जो उच्च जोखिम वाली जो भी बीमारी होती है ना उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सामुदायिक स्तर पर जो आशा कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है उसको भी आप इसके साथ में जोड़ करके लिख सकते हो, ठीक है। चुनौतियां और वे फॉरवर्ड को आप समझ के एक बार आंसर फ्रेमिंग करने की कोशिश करना, ठीक है ना। यहाँ अपना सिर्फ काम है कि न्यूज को अच्छे से आपको बताए, और न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है उसको आपको चीजें डिस्कस की जाए। जो समझाने वाली चीजें वो मैं समझाऊंगा, लेकिन आंसर्स है ना आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे खुद से, तभी आप लिखना सीखोगे, ठीक है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और इसके विस्तारित प्रारूप EPMSMA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? पहला कौन सा है? ये योजना देश के प्रत्येक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में प्रसव पूर्व जांच की गारंटी देता है, तो ठीक है, पहला सही है। EPMSMA के तहत उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान कर प्रसव के बाद 45 दिनों तक निगरानी करने का भी प्रावधान है, ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1990 के बाद मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट के मामलों में वैश्विक औसत से कम प्रदर्शन किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, क्यों? क्योंकि 1990 के बाद मातृत्व मृत्यु दर में 86% की कमी की है, जो कि वैश्विक औसत 48% से बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा गलत, ये एलिमिनेट हो गई, पहला हो जाएगा सी ए, ठीक है ना। अब मुख्य परीक्षा का प्रश्न देख लीजिए। भारत द्वारा मातृ और शिशु मृत्यु दर संकेतकों में प्राप्त की गई ऐतिहासिक सफलता केवल चिकित्सा हस्तक्षेपों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन और कहीं ना कहीं सामुदायिक जो सहभागिता है इसके बदलाव को दर्शाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के देखभाल के संदर्भ में एक दशक के जो भी अचीवमेंट्स हुए ना उसका परीक्षण करना आपको, ठीक है। तो इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जल जीवन मिशन 2.0 क्या है, और सिक्किम सुधार समझौता ज्ञापन इससे रिलेटेड है, तो इसको अपन थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था, है ना। पहला जो लक्ष्य था ना प्रारंभिक, वो ये था कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर घर जल और जो मतलब कनेक्शन ऐसे होने चाहिए कि जो चालू होने चाहिए, ऐसा नहीं कि लगा दिए और बंद हो गए। तो ये सारी चीजें फर्स्ट फेज में 2024 तक का ये टारगेट था। 2.0 में क्या किया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य निर्मित बुनियादी ढांचे के संचालन, रख रखाव, जल गुणवत्ता इत्यादि को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है ना। नोडल विभाग कौन सा है जल जीवन मिशन 2.0 का? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है ना। मुख्य दर्शन क्या है कि ग्रामीण पंचायत के नेतृत्व वाली सेवा आधारित समुदाय केंद्रित ग्रामीण जल प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना है,
ठीक है ना। बुनियादी ढांचे का संरक्षण करना, नल कनेक्शनों की निरंतरता पर कार्य करना, जल की गुणवत्ता को बेहतरीन रखने की कोशिश करना, ठीक है ना। जल स्रोतों को कंटिन्यूअसली सस्टेन बना करके रखना, और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रखी गई है ना। सुजल ग्राम आईडी बनेगी आपकी, सुजलम भारत आईडी बनेगी इसमें ट्रैकिंग के लिए, डिजिटल रूप से ट्रैकिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब मेंस में आप कहाँ लिख सकते हो इसको, बुनियादी ढांचे की जो दीर्घकालिक स्थिरता है इसके लिए, महिला सशक्तिकरण से जोड़ करके लिख सकते हो, जवाबदेह स्थानीय शासन है, इस इन तीनों पॉइंट्स आप इसको मेंस से जोड़ करके देख सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको मेंस में इन पॉइंट्स को ऐड करना है, ठीक है ना। वैल्यू एडिशन के लिए आपको नोट्स में ऐड करना है इन चीजों को, ठीक है। चुनौतियों में आपको पता है रख रखाव संचालन सही तरीके से हो नहीं पाता है, ठीक है। जल शुल्क नहीं वसूली जाती है गाँव में, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक जो पहलू है ना वो अड़चन पैदा करते हैं, ठीक है। भौगोलिक विषमता, जैसे सिक्किम जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दियों में पानी का स्रोत जम जाता है, भूस्खलन के कारण पाइपलाइनें टूट जाती है, तो ये सारी चीजें भी आपको लिखनी है इसमें, ठीक है। और वे फॉरम में 19 जो आवश्यक बिंदुओं की नीति है, ठीक है ना, तो उनको सभी राज्यों में सतत सेवा वितरण के लिए व्यापक संचालन में रख रखाव की नीति को आपको अपनाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कर लेते थे। जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। पहला ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल नए घरेलू कनेक्शन स्थापित करने पर है, न कि पुराने जो कनेक्शन है उनके बुनियादी ढांचों को संचालित करने से। तो पहला गलत हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। इसके तहत ग्रामीण जल प्रणालियों की निगरानी के साथ के लिए सुजल ग्राम आईडी और सुजलम भारत आईडी जैसी डिजिटल पहचान प्रणालियों का भी उपयोग किया जा रहा है। तो दूसरा तो सही है। हाल ही में इस मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने पर्वतीय जल प्रबंधन सुधारों के लिए सिक्किम राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तीसरा भी सही है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा हो गया सही, ठीक है। मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि जल अवसंरचना का निर्माण करना आधा कार्य है, असली चुनौती है इसका दीर्घकालिक संचालन, रख रखाव एवं स्रोत की स्थिरता को सुनिश्चित करना। तो इस कथन के संदर्भ में बताना कि जल जीवन मिशन जो 2.0 है ना, इसकी रणनीतिक जो प्राथमिकता है उनका आलोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो इसको लिखने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत घटनाक्रम थे जिसमें सोलर कम्युनिटी हब स्किल वेन जो कि कौशल जो मंत्रालय है उससे रिलेटेड न्यूज थी। तो इसमें प्रीलिम से रिलेटेड क्या क्या चीजें थी कि 5 नए सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन को हरी झंडी दिखाई है ना। ये पहल लर्निंग लिंक्ड फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ठीक है ना। और इसमें जो मुख्यतः युवाओं को, वंचित समुदायों को और महिलाओं को बुनियादी डिजिटल साक्षरता प्रोवाइड करना, ठीक है ना, रोजगार मार्ग प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब योजना ये क्या है? ये एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत है, एमएसएमई मंत्रालय, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत ये होगा कि सार्वजनिक खरीद नीति के तहत अनुसूचित जाति एससी और एसटी के उद्यमियों को सशक्त बनाना है, ताकि वे सरकारी निविदाओं के प्रभावी रूप से भाग ले सके। मतलब कहीं ना कहीं एससी एसटी जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, जो उद्यमी है, उनको बढ़ावा देना है। बस सिंपल एक लाइन में आपको याद रखना है, ठीक है। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारतीय परिसर। अब देखिए राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी ना, शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड न्यूज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 ने अंतरराष्ट्रीयकरण विजन के तहत 3 प्रबंधित विदेशी उच्च शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अप्रूवल दिया था, ठीक है ना। ब्रिस्टल जो कि यूके की है, यॉर्क जो कि यूके की है, और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये तीनों ही जो यूनिवर्सिटीज है ना भारत में अपने कैंपस खोलेंगे, ठीक है। और मुंबई और बेंगलुरु में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तेजपुर लीची का दुबई को पहला निर्यात हुआ है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है ना। और एपेडा ने असम की प्रसिद्ध भौगोलिक जो जीआई टैग जो तेजपुर लीची है ना, इसको पहली खेप जो कि दुबई को निर्यात किया है, ठीक है ना। इतने से न्यूज थी। तो लीची जो है ना वो कहाँ की है? तेजपुर लीची, असम, ठीक है। जीआई टैग भी, ओके। व्यापक समीकरण अभ्यास प्रश्न देखिए, अब देखिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारत में उच्च शिक्षा के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स का भारत परिसर स्थापित करना एक राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत विजन के अंतर्गत है। किस विजन के अंतर्गत है? तो इसका आंसर है बी, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ठीक है। कृषि एवं
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? ये वैधानिक निकाय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो पहला गलत है। क्यों? क्योंकि उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, पहला गलत हो गया। ये अनुसूचित कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के साथ साथ गुणवत्ता विकास कृषि उत्पादक जो संगठन है एफपीओ को सहायता प्रदान के लिए उत्तरदायी है। तो दूसरा सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य परीक्षा के भी कुछ क्वेश्चन दे रखे लास्ट में, इनको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी आज की न्यूज़ तो खत्म हो गई है। तो इसी तरीके से डेली हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।